हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 27 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो आपको पेपर से 1 दिन पहले मिली है, 2 दिन पहले मिली है, 4 दिन पहले मिली है या 10 दिन पहले मिली है, हर टाइम आपके लिए बहुत यूजफुल है। 20-22 मिनट की वीडियो होगी, आपने पूरी देखनी है, श्योरली आपकी बहुत हेल्प होगी क्योंकि इस वीडियो में हमने चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स की बात की है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और हर बच्चा बहुत कुछ इस वीडियो से सीख के जाने वाला है। इस वीडियो को प्रीवियस ईयर जो भी है आपके पिछले 10 सालों और इसके अलावा जो 2020 से गवर्नमेंट ने हमें एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। आपके केस स्टडी, रीजनल सेशन, एमसीक्यू आने वाले हैं, वो किस तरह से हमारे सेट होते हैं, किस तरह से हमने उनकी तैयारी करनी है, वो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबने देखा होगा, है ना, जब आप क्लास 12th में आए थे तो सीबीएसई ने स्टार्टिंग में ही आपके लिए सिलेबस और सैम्पल पेपर एक रिलीज कर दिया था और उसके बाद 2 एडिशनल सैम्पल पेपर भी रिलीज किए थे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सैम्पल पेपर का लेवल होता है बोर्ड के पेपर से कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, यस, आपको उतनी तैयारी करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आपको तैयारी उनके लेवल की करनी है, बट आपका पेपर ईजी आता है कंपेरेटिवली, ये आपके सीनियर आपको बता देंगे। आपका जो पेपर होगा 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन एमसीक्यू रीजनल सेशन बेस होंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका जो सेक्शन डी होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी। अब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है केस स्टडी कहाँ से आते हैं, बट देखा गया है कि हाँ यार 5-6 चैप्टर है उनसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उनको कैसे करना वो हम बात करेंगे। और सेक्शन जो हमारा ई है इसमें हमारे लार्ज आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल हमारी 23 मार्क्स की आएगी। जो भी बच्चा ये सोचता है कि मुझे तो पास होने के लाले पड़े हुए हैं, भाई तो पास हो सकता है, फिजिकल अच्छे से कर ले, है ना। और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पे भी ध्यान दे ले, मतलब फेल तो कोई नहीं होगा अगर आप पढ़ लेते हो और लास्ट में आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ चल सकते हो। अब मैं हर एक उस बच्चे की हेल्प करना चाहूँगा जो ये बच्चा बोल रहा है कि सर मैं बिल्कुल बेसिक हूँ, बिल्कुल बेस ही मेरा हिला हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा, या जो मीडियम भी है या जो प्रो है। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बहुत सारे नोट्स वीडियोज़ में प्रोवाइड करता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वीडियो 1-2 बार देख चुके होते हैं, बार बार वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप उन नोट्स को भी देख सकते हो, है ना। अगर आपको कंसेप्ट ऑलरेडी आते हैं, जस्ट एक बार रिवाइज करना है, तो सारे के सारे मेरी वीडियोस के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर से मिल जाएंगे। भारत पंचाल सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। अब जो बच्चे बेसिक है, जिनको कुछ नहीं आता, देखो बेटा सिलेबस कंप्लीशन तो जरूरी है, तो आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट देखना चाहिए 1.5x की स्पीड में, और 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने चाहिए इसके बाद। इससे लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे भाई डेली अगर तुम 4-5 घंटे भी दे दोगे केमिस्ट्री को अभी से, तो आपका ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मीडियम हो चुके हो, मुझे वन शॉट आता है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आप शिद्दत से लगाओगे तो 1-1.5 घंटा लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने में। ठीक है, बार बार वही रिपीट होने लग जाते हैं, 30-35 नए क्वेश्चन होते हैं और बार बार फिर वही रिपीट होते हैं, उसको अच्छे से देखो। और अगर आप ये हो कि सर मैंने तो वन शॉट देख रखे हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए, 30 मिनट्स रिवीजन भी कर ली, पीवाईक्यू भी कर ली, तो बस फास्टली एक 15 मिनट रिवीजन करो, 2x में 7 मिनट में हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगाओ और जो 3 सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई के, वो आप सबने जरूर करे होने चाहिए। एक बार बेटा जरूर करना, आप देखोगे स्टेटमेंट में भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न में आपके बन रहे होंगे। अब आ जाते हैं, ये सब करने के बाद एक और लेयर्ड रिवीजन के लिए आप लोग क्या तैयारी कर सकते हो बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ। और जो जो मैं टिक कर रहा हूँ, इट मींस मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, सारे न्यूमेरिकल्स, फिर सारे ग्राफ करो, डिफरेंसेस, इवन आज ही सारे डिफरेंसेस की वीडियो मैंने अपलोड की है। प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू कर लो, सो दैट कि आप नए पैटर्न के एमसीक्यू में ढल पाओ। प्रीवियस ईयर केस स्टडी 1 या 2 दिन में उसकी वीडियो आ जाएगी। लगभग 30 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, जो भी सीबीएसई ने रिसेंट में सारे सैम्पल पेपर में, सारे प्रीवियस ईयर में जो भी केस स्टडी बनाए हैं, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में करा दूंगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इसके अलावा डीएनएफ ब्लॉक में KMN4 K2 CR2 7 को अलग से देख लो, 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो होगी। ऑर्गेनिक के लिए जब जाओगे पहले नेम रिएक्शन कर लेना, फिर कन्वर्जेंस कर लेना। सारे प्रीवियस ईयर कन्वर्जेंस को अगर आप देखो तो लगभग 30 मिनट की वीडियो, 2 बार भी देखोगे तो सारे का सारा आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि सीबीएसई क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। मैकेनिज्म्स, है ना, 5 ही मैकेनिज्म है, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, बना रखे हैं। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई A B एंड C से तुम लोग बहुत डरते हो, बट एक बार क्वेश्चन अगर करके देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद गिव रीजन वाले क्वेश्चन और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का, उससे ज़्यादा हैलोल्केन का, उससे ज़्यादा इथर्स का, फिर अमाइंस, अमाइंस का नहीं इथर्स का, उसके बाद एल्डिहाइड, उससे ज़्यादा कीटोन्स, उसके बाद अमाइंस, उसके से ज़्यादा अल्कोहल और उससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब अगर आप एग्जाम डेज में एग्जाम्स लाइक प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, अपने पेपर प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, तो बेटा सीबीएसई मोस्ट लाइकली सेट
आंसर राइटिंग शीट्स आपको मिल जाएंगी। ये एक फाइनल प्रयास किया गया है आपकी तैयारी को अच्छा करवाने के लिए। अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है तो बेटा साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्या है कि आपके लिए 7 क्वेश्चन है और आंसर है, आंसर शीट है। ये PCMB के MBE के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश हर एक की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हर एक सब्जेक्ट के 2 सेट आपको दे रखे हैं, 8 आंसर शीट है, 8 मार्किंग स्कीम चार्ट है, 3 आवर्स को आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो आपको गिवन होगा, तो उसको आप लोग देख सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन, जो कि 7 मार्क्स का आता है। और जो आप इस चैप्टर में देखते हो तो सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं। बेटा इससे क्वेश्चन ना भी बने, बट इसके बाद जो टॉपिक्स बनते हैं, इधर वो आपका कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, या फिर कोई भी है, हेनरी लॉ है, उन सब में आपकी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को आप अच्छे से पढ़ो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी को। उसके बाद 2 लॉ है, हेनरी लॉ एंड दूसरा हमारे पास आ जाता है भैया राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और देखो आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल किसे कहते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर एक कंसंट्रेशन पे, हर एक टेम्परेचर पे। नॉन आइडियल कौन से होते हैं, जो फॉलो नहीं करते। फिर नॉन आइडियल के फर्दर टाइप होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, जो पॉजिटिवली डेविएट हो जाते हैं, है ना। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आए तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा मैंने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया है या फिर अंडरलाइन किया है। देखो बेटा ये सारे टॉपिक हमने करने ही हैं, बट इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सारे देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक होते हैं, हर एक टॉपिक को आपको 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करने चाहिए, चाहे उसको कभी भी क्वेश्चन ना बना हो। बट यस जिनको हाईलाइट किया गया है उनके तो 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए, है ना। अब आपका वेंटो फैक्टर आ गया, वेंटो फैक्टर आई होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रोल प्ले करता है। जैसे NaCl का वेंटो फैक्टर होता है 2, MgCl2 का वेंटो फैक्टर होता है 3। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, जिस तरह से ग्लूकोज हो गया या फिर सुक्रोज हो गया, यूरिया होगा, उनके लिए 1 होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है इस चैप्टर के, है ना। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी होती है तो I-1/n-1, और अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है I-1/1 टू द 1/n-1, इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 9 मार्क्स का बनता है। और इससे श्योरली न्यूमेरिकल बनते हैं, जनरली नर्स्ट इक्वेशन से बन जाते हैं, है ना। नर्स्ट इक्वेशन में आपको EMF निकालना आ जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आ जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके डायग्राम, है ना, उसको अच्छे से समझ लेना। और ये जो होता है, अगर कभी आपका ई सेल, ई एक्सटर्नल में आपसे पूछ लिया जाए कि ई एक्सटर्नल ज़्यादा है तो क्या होगा, ई एक्सटर्नल अगर ई सेल से कम है तो क्या होगा, इस तरह से रिलेशन NCERT के पहले पेज पे ही है, और सैम्पल पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना हुआ है। इसके बाद आपका कोलरस लॉ आ जाता है। कोलरस लॉ में ग्राफ जो बनता है वो वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ये है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्सेज मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ होता है। इसके अलावा आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस का, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड बेटा रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैराडेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। उसके बाद सेल, 3 तरह के सेल होते हैं जनरली, आपसे सेकेंडरी सेल की रिएक्शन पूछी जाती है, और फ्यूल सेल क्यों अच्छा है वो पूछा जाता है। कोरिजन के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। अच्छा कंडक्टेंस पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। और जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन के। ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से जो श्योरली क्वेश्चन बनता है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। इसके अलावा आपको रेट लो गिवन होगा तो आपको ऑर्डर बताना होगा, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यार बताओ अगर B की कंसंट्रेशन डबल कर दी, है ना, तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी, या A की कंसंट्रेशन हमने हाफ कर दी तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, है ना। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बहुत अच्छे से कर लो बेटा। जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ग्राफ आने के चांसेस है वो केमिकल काइनेटिक्स है, हर साल एक आध ग्राफ इससे पूछा जाता है ना। और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले। जनरली क्या होता है भाई बताओ, T 99% जो है वो 2 × T 90% है, इसको प्रूव कर दो, है ना। T 75% का आपको टाइम दे रखा होगा, लाइक 30 मिनट है, तो आपको बताना होगा T 25% के लिए कितना टाइम लगेगा। या फिर आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। ये 2.303 इंटू R का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 19.15 आता है। इसको याद रख लेना तो तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल थोड़े से ईजी हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, इजी चैप्टर है। थोड़ी सी तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंफ्यूजन हो सकती है, उसके 2-3 सेलेक्टेड से क्वेश्चन है ना। लाइक कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है,
ये इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लेना, बाकी क्वेश्चन इजी बनते हैं। इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही आप मोस्टली क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। या फिर जनरली क्वेश्चन बन जाता है जिंक कैडमियम मरकरी का एक्सेप्शनल बिहेवियर, लाइक आपसे पूछा जाता है जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, डी ट्रांजिशन के अंदर नहीं हो सकती है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो नहीं करता, कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करती, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। बाकी क्यों शो करते हैं, क्योंकि NS एंड N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिमिलर एनर्जी की वजह से, वेरी लेस एनर्जी गैप की वजह से वो पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्लेक्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, स्मॉल साइज की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मेटालिक बॉन्ड, इनका पूछा जाता है कि यार इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है, तो आप हमेशा ये बात बोलते हो क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। इसके बाद कलर्ड आयंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कलर्ड भी जनरली वही होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। और अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर शो नहीं करेगा, और कलर शो नहीं करेगा डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल होगी इधर, ठीक है। इसके बाद अलावा कैटालिटिक बिहेवियर, अलॉय इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है। KMnO4 K2CR27 बेटा सेलेक्टेड सी इनकी प्रिपरेशन है, 5-7 मिनट लगेंगी, और प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही है। जैसे I नेगेटिव से I2 बनता है, S2 नेगेटिव से S बन जाता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन जाता है। हाँ, एक जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक KMnO4 को अगर आप अल्कलाइन मीडियम में लेते हो तो I नेगेटिव जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट के अंदर, IO3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाए, 4F 5F का डिफरेंस पूछा जाए, उनके बीच में सिमिलैरिटीज भी पूछी जाती हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है। अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि बता दो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बता दो इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट अच्छे से आपको आना चाहिए। वर्नर थ्योरी बात करती है प्राइमरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी की। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो इस चैप्टर को मैं बोलूँगा सीरियल वाइज पढ़ना, क्योंकि लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और हर एक टॉपिक आपके लिए जरूरी है, तभी आप अगला टॉपिक इजीली समझ पाओगे। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है यार। लिगेंड्स कई तरह के लिगेंड्स होते हैं, लाइक मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो एक से ज़्यादा साइड से जुड़ सकते हैं। या फिर जो बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो चिलेट बनाते हैं, और चिलेट वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। चिलेट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोमेरिज्म को जनरली डिफाइन करना तो अभी तक नहीं आया है आपको, क्या होता है आपको एक एग्जाम्पल दिया होता है और पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा आइसोमर है, तो आप देख लोगे अगर वाटर है तो यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमर है ना। अगर कहीं पर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो आप बोल दोगे कि यार यहाँ पर तो लिंकेज आइसोमर है। अगर दो कोऑर्डिनेशन पेयर बने हुए हैं तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट आइसोमर है ना। बाहर काउंटर आयन है और अंदर भी कोई आयन है, उनका एक्सचेंज पॉसिबल है, तो आयनाइजेशन आइसोमर है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, और वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनना चाहिए बेटा वो 6 बनना चाहिए, ठीक है। थ्योरीज के मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है अगर DsP2 पूछा जाए स्क्वायर प्लेनर है, sp3 पूछा जाए टेट्राहेड्रल है ना। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल होता है। D2sp3 अगर अंदर D है ना तो वो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर D है तो वो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन पूछा जाता है, तो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है, जो डेल्टा T है 4/9 टाइम्स होता है ऑफ डेल्टा O। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी होती है डेल्टा वो ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, तभी पेयरिंग हो पाती है। वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, दैट्स वाई पेयरिंग नहीं हो पाती। आगे मूव करते हैं हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स पे। इस पे ऑर्गेनिक की तरफ जब आप बढ़ो तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बेसिक अच्छा कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट आपको नोमेनक्लेचर और कुछ जो बेसिक इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनके बारे में, रेजोनेंस, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये टर्म्स बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। श्योरली क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 SN2। SN1 में रिएक्टिविटी क्वार्टर क्या होता है भैया, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अगर बेंजाइल एलाइल आ जाए तो सबसे स्टेबल बेंजाइल होता है, एलाइल होता है, उसके बाद एलाइल होता है। SN2 में 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, सबसे फर्स्ट प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है, यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, यहाँ पर रेसमाइजेशन होती है, यहाँ पर इन्वर्जन होता है। इसके बाद अलावा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती हैं, जैसे कि NaOH, अगर एक्वस है तो OH सब्स्टिट्यूट कर देगा। KCN AgCN जो होते हैं ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। KCN में CN की तरफ से अटैक होगा और इसमें N की तरफ से अटैक होगा। इसको मैंने याद रखा है अजी नहीं, अगर सिल्वर है तो N की तरफ से रिएक्शन होने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा नोमेनक्लेचर अगर ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, वैसे तो देखो हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर करना चाहिए,
तभी आप लोग क्या सॉरी नोमेनक्लेचर करना चाहिए, तभी आप लोग कन्वर्जेंस वगैरह भी कर पाओगे। बट इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर सबसे ज़्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिंकरस्टेन, स्वार्ट्स, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जनरली इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। फिंकरस्टेन में क्या होता है, NaI के साथ रिएक्शन कराते हो हैलोल्केन की। स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF के साथ करा देते हो। मार्कोनिकोफ रूल में याद रखो नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन लोअर हाइड्रोजन के पास लगेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में नत्थु हरा हलवाई, नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, हायर के पास जुड़ेगा। एलिमिनेशन कहाँ पर आएगी, अगर कभी भी अल्कोहलिक क्यूएच है तो वहाँ पर एलिमिनेशन आएगी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, उन्हीं से जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर टाइमन, विलियमसन। कोल्ब्स में क्या होता है, फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो, राइमर टाइमन में फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में। विलियमसन को कैसे याद रख सकते हो, रोना हैलोल्केन की याद में। ऐसे इस विलियमसन की खास बात क्या है कि SN2 का मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो एल्काइल हैलाइड जो है प्राइमरी होना चाहिए। अगर एल्काइल हैलाइड कभी टर्सरी हो जाता है तो अल्कीन हो जाता है। क्लियर है। और याद रखिए अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे। जैसे फिनोल है, फिनोल एसिडिक होता है, अब फिनोल पे NO2 ग्रुप लग गया जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, है ना। अगर मैकेनिज्म्स की बात करें तो 3 मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। ठीक है। लुकास टेस्ट होता है जो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करते हो विद HCl ZnCl2 कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी अल्कोहल को करोगे तो 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी, टर्सरी अल्कोहल को करोगे तो 1 मिनट में, मतलब इमीडिएटली हो जाएगी वो रिएक्शन, है ना। फिनोल के लिए FeCl3 टेस्ट होता है, यहाँ पर वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप लोगे तो क्या होगा भाई, देखिए अगर आप ले रहे हो मिथेनॉल पे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर आप ले रहे हो एल्डिहाइड पे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप ले रहे हो कीटोन पे तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। कभी भी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो प्राइमरी अल्कोहल की तो याद रखिए एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन बनता है। अगर डिहाइड्रोजनेशन करोगे प्राइमरी अल्कोहल की एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की करोगे कीटोन बनेगा, टर्सरी अल्कोहल की करोगे अल्कीन बनेगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना बेटा, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर में, और ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं होती। अब ये मत बोलो सर छोटा ही क्या, बहुत कुछ छोटा है यहाँ पर। सारे का सारा चैप्टर एक बार आपको स्पीड में रिकैप करवा दिया गया है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करूँ तो इसमें कुछ टेस्ट हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। इथेनॉल, इथेनॉल मिथाइल कीटोन और मिथाइल अल्कोहल पे रिएक्शन करता है, I2NOH के साथ आप लोग रिएक्शन कराते हो तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एक तो आइडोफॉर्म बनता है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और इसके अलावा सोल्ट ऑफ एसिड मिल जाता है। टोलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड पे रिएक्शन करता है, चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो। जो फैलिंग रिएजेंट होता है, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड पे काम करता है। आगे मूव करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होती है फिनोल से। इसके बाद कुछ नेम रिएक्शन है। इस चैप्टर में हर एक नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, चाहे कन्वर्जन हो, और नेम रिएक्शन भी पूछी गई है ना। स्टीफन्स रिडक्शन हो गया, रोजनमन रिडक्शन हो गया, इटार्ड हो गया, गेटरमैन कोच हो गया, क्लेमेंशन वुल्फ किस्नर। क्लेमेंशन वुल्फ किस्नर क्या करती हैं, जो सीधा एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो। एल्डोल कहाँ पर आएगा, जहाँ पर भी आपके एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है और डाइल्यूट NaOH अगर है। अच्छा, अगर आपके एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग ले लिए, या एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है, तो क्रॉस एल्डोल हो जाती है। अगर ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है और कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हो जाए तो वो कैनिजारो होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछा गया HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से। और यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाता है, तो याद रखिए अगर बल्कि ग्रुप बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी घट जाती है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, एसीटोन। अब जितने बल्कियर ग्रुप हो जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी जो है कम होती चली जाती है। अमाइंस चैप्टर है, अमाइंस में से श्योरली क्वेश्चन बनता है बेसिक स्ट्रेंथ। गैसीय स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। एक्वस में आपको देखना पड़ेगा अगर मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, और अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी। ठीक है। नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 नेम रिएक्शन और चारों पांचों ही इंपॉर्टेंट है ना। या तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ सकती है, या कंप्लीट द रिएक्शन आ सकती है, कन्वर्जन आ सकते हैं। लाइक गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, कार्बाइलमाइन, होफमैन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है होफमैन ब्रोमाइड। ठीक है। डाइआज़ोटाइजेशन की बात कर लेते हैं जिसमें डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें फर्दर हो जाता है सैंडमेयर, गैटरमैन, कपलिंग, और इसके अलावा बाल्स काइमन। ठीक है। एनिलिन की एक्टिविटी अगर कंट्रोल करनी है तो उसकी एसाइलेशन करते हैं। अगर कभी भी एनिलिन की अगर नाइट्रेशन कर दे तो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट आपको कहीं पे नहीं मिलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में। ऐसा क्यों होता है कि जो एनिलिन है वैसे तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बट एसिड की प्रेजेंस में वो एनिलीनियम आयन बन जाता है जिसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाता है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ
कभी पूछ लिया जाए या के बी कभी पूछ लिया जाए वो एक ही बात है। और बेसिक स्ट्रेंथ और कभी पी के बी पूछ लिया जाए तो वो अलग अलग बात है। पी के बी होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ के बी, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है ये। इसके बाद आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल, 7 मार्क्स का हमारा चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स भाई साहब, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शन और उसकी रिएक्शन क्या बताती हैं। उसके बाद सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज से पूछा जाता है कि इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है ना। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च 2 पोर्शन से बनता है, माइलोज, माइलोपेक्टिन। अमाइलोज 20% है, स्ट्रेट चेन है, सोल्यूबल इन वाटर है। ये क्या होता है, ब्रांच होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है ना। सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। और भाई साहब इसके स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, उसको देख लेना। बाकी मैथ वालों को मैं बोलूँगा, बायो वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैथ वाले हैं स्पेशली यार एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना है थोड़ी सी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है क्या खास है, लाइक डीएनए में क्या खास है जो आरएनए में नहीं है। डीएनए में एजीसीटी, डीएनए में थाइमाइन होता है, आरएनए में एजीसी यूरासिल खास होता है। और कॉमन क्या है, एजीसी दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस हो, शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप हो। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जिसमें बेस हो और शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप उसमें नहीं होता। विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिसीज आपसे पूछी जा सकती हैं, पूछी भी गई हैं। तो बेटा ये सारे के सारे टॉपिक हैं, इनसे एक बार आप गो थ्रू हो लेना बहुत अच्छे से। वैसे तो अगर आप इसको भी अच्छे से देख लेते हो है ना, और आपने पढ़ा हुआ है तो मोस्टली पॉइंट आपको याद हो गए होंगे दुबे जी, है ना। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो भी टॉपिक इस वीडियो में बताए हैं वो आपने एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, और जो ऑर्डर आपको बताया पहले उसी तरह से करना। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल आपको कुछ भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी बेटा। वैसे तो उम्मीद है 95-96% जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब सॉल्व है ना। और इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे कोई बच्चा फेल नहीं होगा, और जो पास रेंज में है बहुत अच्छे नंबर वाली रेंज में आप लोग चले जाओगे। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।